तो हेलो बच्चों, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, हम आप लोगों का जो एसएसटी है सोशल साइंस का, उसका हम सेट 2 लेके आए गए हैं। उसका आंसर की सॉल्यूशन की आप जो भी बोल सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं एसएसटी का आपका सेट 2 का ये सॉल्यूशन रहेगा और 90 मिनट का आपका रहने वाला है एग्जाम। याद रखिएगा 40 क्वेश्चन रहेंगे, सभी एक नंबर के रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग किसी तरह का नहीं रहेगा। तो सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा, छू के आइएगा अपने एग्जाम में। तो ये क्लास 10th का मॉडल सेट पेपर 2 है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि हिंदी का मैंने मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मैथ का मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, सभी का सेट 1 तो सभी का कंप्लीट कर दिया। इंग्लिश हिंदी जितना भी आपका सेट 1 सभी का कंप्लीट है। सेट 2 चल रहा है। सेट 2 में हिंदी का कंप्लीट हो गया, मैथ का कंप्लीट हो गया, साइंस का कंप्लीट हो गया और आज एसएसटी का भी कंप्लीट हो जा रहा है। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे मैं पांचों सेट का एकदम 100% करेक्ट आपको सॉल्यूशन की आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आपको यहाँ से चैनल से जुड़ जाना है। ये चैनल अब बहुत ही पुराना चैनल, मैं बता दूँ कि 2020-21 में जो आपका सेशन था, पिछला सेशन, उसमें यहाँ से 1200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न किए हैं और सभी 75% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ बच्चों कि आपको 2 चैनल है, देख लीजिए हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा नोआभा यूट्यूब चैनल को मतलब जुड़ जाएँ। ये दोनों झारखंड बोर्ड के लिए एकदम स्पेशल चैनल है। यहाँ पे आपको किस तरह से आगे जाके इंटरव्यू भी जाइएगा आप लोग, आगे जाके अगर आप नौकरी भी पाना चाहते हैं, सभी तरह का अपडेट एक ही चैनल में मिल जाता है। तो बोर्ड आभा ये चैनल अभी है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। एक दूसरा चैनल हमारा है नोआभा, तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड आभा में सभी क्वेश्चन पेपर का आपको डिटेल में सोल्यूशन करा रहा हूँ और नोआभा में सिर्फ आंसर की डाल रहा हूँ ताकि आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो और PDF आपको कहाँ पर मिलेगा इस सभी सोल्यूशन का, मैं वो वीडियो के मैं बता दूंगा आगे। लेकिन ये दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब करके रख लेना, अभी कर लीजिए ताकि बाद में आप भूल जाओगे। तो ये दोनों चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना है आपको। ये काम करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड बोर्ड के पिछले साल 75% से अधिक बच्चे, 1200 से ज़्यादा बच्चे लाए थे। तो आप लोग भी जुड़ जाइए। इस साल भी यहाँ पे अभी 1100 बच्चे प्लस जुड़ चुके हैं। तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जुड़िए। सभी बहुत सारे बच्चे जल्दी जुड़ रहे हैं। तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम अभी आपको दिख रहा होगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में जो नाम अभी आपको दिख रहा है उसमें जुड़ जाना है। और अगर इसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया बच्चों, वीडियो के नीचे लिंक भी दे दिया। लेकिन अगर वहाँ से नहीं जुड़ पाते हैं तो यही नाम लिख के सर्च मारना और जुड़ जाना। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है वही नाम लिख के सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए हम आपके आंसर में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो देखिए गा आंसर इसका सही हो जाएगा, लुई 16 जिसको बोलते हैं वही इसका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो सेकंड का खा आंसर सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि दिया कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मॉडल पेपर के आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से कर लेना आप लोग। का आंसर 3 का आंसर हो जाएगा सही, मैटरनिक। और फिर देखिए फोर्थ नंबर में पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण देखिए 1871 ईस्वी में हुआ है। तो गा आंसर इसका सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेडरिक सॉरियो कौन था। तो कौन था, फ्रांसीसी चित्रकार था। तो का आंसर इसका सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे। तो 1893, आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। तो कब हुआ था, 5 फरवरी 1922। ये वाला आपको पता होगा कि चौरी चौरा कांड किसने किया था, हमारे देश के आंदोलनकारी क्रांतिकारी जब देख लिए थे कि ब्रिटिश हमारे किसी भी तरह से साथ नहीं दे रहे तो चौरी चौरा कांड करा गया था। रोलेट एक्ट देखिए कब पारित किया गया। तो रोलेट एक्ट आपको पता होना चाहिए कि रोलेट एक्ट है क्या। रोलेट एक्ट में किसी भी तरह का बिना मुकदमा चलाए आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। ये पारित किया जा रहा था, सभी आंदोलनकारी इसके विरोध में आए थे, ठीक है। तो कब पारित किया गया था, 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में ही आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आपको डेट भी याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। फिर देखिए 9th नंबर में पूछ रहा है वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया। जो गीत है हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। तो कौन सा बुक से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ बुक से लिया गया। तो 9 का आंसर आपका सही हो जाएगा। बापू काकर किन्हें हमें बुलाते हैं। तो बापू काकर हम लोग सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं। तो 10th का आंसर सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बता देता हूं बच्चों की जो ऐप आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर मिल रहा है तो उस ऐप में जाकर आप आंसर खोज सकते हैं। तो चलिए उस ऐप के बारे में बता देते हैं। वहाँ पे आप फोटो खींच के उसका आंसर खोज सकते हैं। जो भी फोटो खींच लेना है और उसको डाल देना है तो वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देगा। तो चलिए उस ऐप के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें।
और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो दो होते हैं बच्चों। एक होता है नवीकरणीय, एक दूसरा होता है अनवीकरणीय। याद रखिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं समाप्यता के हिसाब से। उत्पत्ति के हिसाब से जैव अजैव होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार से, समाप्यता के आधार पर सभी को याद रखना जरूरी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही आपको देखिए नैनीताल, ये सभी जितने भी जगह हैं, नैनीताल, फिर जो भी मतलब पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा है उत्तराखंड में। तो कहाँ पर किया जाता है सीढ़ीदार खेती? आपको याद रखना है कि सीढ़ीदार खेती आपका किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उत्तराखंड इसका आंसर सही हो जाता है बच्चों। अब देखिए 13 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखिए बच्चों कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। क्योंकि जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है मैं बता दूं कि जलोढ़ मृदा में आपका जलोढ़ मृदा में रेत, ठीक है, फिर इसके बाद सिल्ट, और उसके बाद फिर आपका मृतिका, ये सारी चीज़ें मिलकर उसका जो मिट्टी का प्रोपोर्शन रहता है, मतलब मिट्टी का जो गठन होता है बहुत ही सुधर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपका होता है, क्या बोलते हैं उसको, उपजाऊ शक्ति बहुत बढ़ जाता है। तो वहाँ का फसल बहुत ही अच्छा होता है। तो जलोढ़ मृदा नदी के किनारे ज़्यादा पाया जाता है। किस मृदा को रेगर मृदा या जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है? तो याद रखिए कि काली मिट्टी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। याद रखिए आपको एक चीज़ कमेंट करने में हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, तो मुझे आज कमेंट आप लोगों को करके बताना है। जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देखे होंगे वही वीडियो को यहाँ पर मतलब कि कमेंट करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे यहाँ तक देखते हैं। सभी वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी का कारण सहित मैं आंसर बता देता हूँ। काली मृदा में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, वो आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि कौन कौन से फसल काली मृदा में सबसे अधिक होता है, कौन कौन सा फसल काली मृदा में उपजाई जाती है, ये आपको कमेंट करना है। अगर बता सको कि काली मृदा भारत के किस किस क्षेत्र में पाई जाती है तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये दो चीज़ आपको कमेंट करना है नीचे, ठीक है। तो आपको यही वाला मैंने कमेंट करने का इस बार टास्क दिया है, और सभी बच्चों को कमेंट करना है जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो घ आंसर सही हो जाएगा। देखिए इन सभी चीज़ों में समुदायों की सीधी भागीदारी है, ठीक है। संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ, चिपको आंदोलन, सभी में समुदाय जुड़े हुए थे, लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है और कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? देखो यार, भारत बहुत ही छोटा देश है क्षेत्रफल के मामले में। भारत बड़ा देश जरूर है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में सिर्फ 2.6 या 8% यहाँ का मतलब कि क्षेत्र भाग लेता है। लेकिन याद रखिए कि उपजातियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। 8% हिस्सा यहाँ से मतलब कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे हिस्सा मतलब रखता है। तो 8% इसका आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है भारत वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 17 का ग आंसर आपका सही हो जाएगा 1972। तो ये सभी जो अधिनियम है सभी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सभी को याद रखना है। संसाधन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कितने संसाधन समाप्यता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सभी चीज़ों को याद रखना, सभी को उदाहरण सहित याद रखना है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है, वो सारे, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर में पूछ रहा है भारत में बहुउद्देशीय नदी योजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो किसने कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना आपको पता होगा किस राज्य में? तो झारखंड राज्य, हमारे झारखंड राज्य में ही है। अगला देखिए सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो गुजरात होता है। इसका आंसर एक बार याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मूर्ति, आपको पता होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है, जो कि गुजरात में ही स्थित है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध याद रखने का तरीका है कि वो गुजरात में ही है, ठीक है। औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो औसत आय की गणना देश की कुल आय और उसको फिर कुल आय यहाँ से जितना भी देश का कुल आय आता है बटा में होता है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो यही आंसर सही हो जाएगा। का ऑप्शन आपको यहाँ पे सही दिख रहा है। विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? देखो बच्चों, विश्व बैंक सभी का प्रति व्यक्ति आय देखता है देश का। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय डॉलर में निकाला जाता है, कि जिसका डॉलर में कुछ मतलब लिमिट रख दिया गया कि $15,000, बात के मैंने मैं बता रहा हूँ कि $15,000 यहाँ से
जिस जिस देश का सालाना आय प्रति व्यक्ति आय $15,000 से अधिक रहेगा तो वो देश आपका अच्छा मतलब स्थिति में माना जाएगा, अमीर देश माना जाएगा। लेकिन जिस देश का 1,000 से भी कम, 1,050 मान सकते हो, $1,050 से कम आमदनी रहेगा सालाना तो वो गरीब देश माना जाएगा। तो याद रखिए कि भारत जो है, भारत एक गरीब देश है, भारत बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। भारत का 1500 लगभग 1600 लगभग डॉलर पर मतलब कि ईयर इनकम है, सभी मतलब कि मिला के जितना भी मतलब प्रति व्यक्ति आय इतना ही है। तो प्रति व्यक्ति आय आप देख पा रहे होंगे जो 1,050 1100 लगभग सेट किया गया तो उससे थोड़ा सा ही आगे, तो इसलिए भारत को कम मध्यम आय वाला देश कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन करता है, विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय देखकर ही इसका मतलब कि वर्गीकरण करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भी मैंने बताया था नवीकरणीय का सभी का उदाहरण, जैव अजैव सभी का उदाहरण आपको याद रखना है। तो पूछ लिया गया कि नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, तो इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों, भूमिगत जल ही हो जाएगा। याद रखिए आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि भूमिगत जल तो कम होते जा रहा है, तो फिर ये नवीकरणीय संसाधन कैसे हुआ। देखिए बच्चों याद रखिए कि कोयला आपका खनिज है वो खत्म हो सकता है, पेट्रोल भी खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सभी बनने में काफ़ी देर लगते हैं। और भूमिगत जल कम जरूर होते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मत सोचे कि नवीकरणीय संसाधन है तो भूमिगत जल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, भूमिगत जल भी संकट में आ गया है, बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन याद रखिए कि अगर 2 से 3 साल भी अगर आप लोग अच्छे से इस पर काम किया जाए, प्रोजेक्ट पर काम किया जाए कि किसी भी तरीके से बांधों का मतलब कि जो गन्ना है बांधों का 3 गुना 2 गुना कर दिया जाए, सभी लोगों को पानी के प्रति मतलब कि जागरूक कर दिया जाए, ज़्यादा पानी यूज नहीं करने के लिए दिया जाए, तो भूमिगत जल का रक्षा किया जा सकता है। और वो 3 से 4 सालों में फिर से अपना जो पुराना वाला जो आपका जो लेयर था, स्तर था, जल का स्तर, जैसे भी यहाँ पे सतह है तो यहाँ पे जल का स्तर है, तो अगर ऊपर आ जाएगा, अगर आप लोग 5 से 6 साल इस पर ध्यान से काम किया जाए तो ये एक नवीकरणीय संसाधन हो गया, मतलब इसको सुधारा जा सकता है, जल्दी सुधारा जा सकता है, तो इसलिए भूमिगत जल होगा। ये मत सोचेगा कि भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन, इसका मतलब भूमिगत जल की यहाँ पे कमी नहीं हो रही है, बहुत कमी हो रही है। अभी आपको पता होगा अच्छा पानी पीने को नहीं मिल रहा है। लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं बच्चों, तो देखिए लोगों के लिए विकास का जो लक्ष्य भिन्न और परस्पर विरोधी हो सकते हैं। याद रखिए कि अभी देखिए एक बात की मैंने एक रोड पास कराया गया है कहीं पे, ठीक है, किसी जगह में, तो रोड पास कराया गया, ध्यान से समझिएगा सारी बात को। तो वो बाकी जो दूसरे गाँव के लोग हैं ये यहाँ से जाके दूसरे गाँव दूर जा सकते हैं, तो उसके लिए विकास है, ये विकास कहा जाएगा कि उनके लिए विकास हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो रोड पास हुआ है यहाँ से अब जो गाँव के लोग दूसरी जगह जाने में देरी होती थी, वो दूसरे गाँव के लोग यहाँ से जल्दी जा पाएंगे। लेकिन यही रोड जो पास हुआ यहाँ पे, जिसका ज़मीन था एक गरीब का, किसान का, और वो सिर्फ एक ही ज़मीन था, और वो एक ही ज़मीन में जो उसको राशि दी गई, जो यहाँ पे रोड पास हुआ उससे जो ज़मीन की राशि दी गई बदले में वो बहुत कम दी गई। ठीक है, या फिर मान सकते हैं कि वो ज़मीन उसके लिए मतलब जो ज़मीन होता है ना, एक 2 तरह का ज़मीन होता है, एक होता है रेती ज़मीन और एक होता है जिसमें सिर्फ आप खेती कर सकते हो। तो सिर्फ खेती करने वाला ज़मीन था, जिसमें कारण उसको बहुत कम राशि प्रदान की गई, जिसके कारण उसका जो मतलब कि वहाँ पर खेती करने का जो एक आश्रय था वो भी खत्म हो गया। तो उसके लिए ये विकास नहीं है, वो तो इसके विरोध में ही रहेगा कि हमारा ये रोड पास ना हो। तो देख रहे हैं किसी के दूसरे गांव के लोगों के लिए विकास था, लेकिन इसके लिए विकास नहीं है, तो भिन्न और परस्पर विरोधी हो सकते हैं। तो कारण के साथ समझा देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए बच्चों। तो देख रहे हैं कितने मेहनत से बनाया जा रहा है सभी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब देखिए रामू एक किसान है, वो अधिशेष गेहूँ का एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अपना गेहूँ बेच देता है। मिल मालिक से बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये किलोग्राम के भाव से बेच देता है। उसके बाद बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर लिया और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाए, बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में मतलब 20 रुपया प्रति पैकेट के दर से आपको बिस्कुट बेचा है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में कौन सा वस्तु का मूल्य लिया जाता है, तो याद रखिए कि अंतिम जो होता है उत्पादन मूल्य उसी को माना जाता है बच्चों। अंतिम उत्पादन मूल्य ही यहाँ पे काउंट किया जाता है जीडीपी में, तो वो बिस्कुट हो जाएगा, क्योंकि बिस्कुट के मूल्य में आटा और आपका गेहूँ सभी यहाँ पे सम्मिलित है, उसके मतलब कि वो मध्यवर्ती रूप थे। ठीक है, अंतिम रूप को देखा जाता है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है बच्चों, तो विनिर्माण आपको याद रखना है द्वितक में। प्रथम में कौन कौन होते हैं, ये सभी चीज़ आपको याद रखना। प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या क्या हो जाता है बच्चों, आपका हो जाता है खनन, फिर हो जाता है पशुपालन, ठीक है, फिर हो जाता है कृषि। तो सभी का जितना भी है, उसी तरह द्वितीयक का हो गया विनिर्माण। ठीक है, तो सभी का आपको द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक सभी का आपको किस किस उस क्षेत्र में सभी का एग्जाम्पल याद रखना है, सभी का उदाहरण याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूँ, जो करते जा रहा हूँ कॉपी में लिखते जाइए कि वो सारे काम हमको कर लेना है। अब देखिए अनीता साड़ी की दुकान में काम करती है, उसका सावेतक अवकाश नहीं है, मतलब कि सावेतन अवकाश मतलब कि वेतन के साथ अवकाश का सही रूप से मतलब कि निर्धारित होना कि इस तरह से छुट्टी मिलेगा, वो नहीं मिल पाया है। जबकि गीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, उसे वर्ष के कुछ दिन सावेतिक मतलब वेतन के साथ अवकाश मिल जाते हैं, मतलब जिस दिन वो छुट्टी में रहती है उसका भी वेतन मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य संगठित और असंगठित है, तो याद रखिए कि
यहाँ से सीता का जो जॉब है, नौकरी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे संगठित लग रहा है, जबकि अनीता का संगठित लग रहा है, क्योंकि सीता यहाँ पे सुरक्षित है। तो आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा, अनीता संगठित है और अनीता असंगठित और सीता संगठित है। अब देखिए बच्चों, अंतिम वस्तु मैंने बता दिया था कि मध्यवर्ती वस्तुओं का पहले से मूल्य शामिल कर लेता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो आपको जो पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए 2005 ईस्वी में से अस्तित्व में आया है। भंडारण को देखिए किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, अभी मैंने बताया ये सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो तृतीयक में आता है भंडारण। तो ये सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा आप लोग। अब देखिए 31 में पूछा है संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है। तो कौन सा असत्य है? अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों का व्याख्या का अधिकार ना होना, यही आपका ऑप्शन यहाँ पे असत्य है, बाकी सभी सत्य है। क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना, क्षेत्र के देश की एकता की सुरक्षा करना, बढ़ावा देना, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये सभी सही हैं। आगे देख लीजिए, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना बचा, तो 40% इसका आंसर सही हो जाएगा। 32 का गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा में कब शामिल किया गया बच्चों? 1956 ईस्वी में, का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया, तो वो 22 आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, 35 में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो सभी सुमेलित है। राज्य का उपराष्ट्रपति, नगर निगम को मेयर और ग्राम सरपंच का सरपंच। यहाँ पे देखिए भारतीय संघ का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति दिया गया, तो आपका का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया, तो नेपाल में किया गया, तो खा ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिविया किस महादेश में स्थित है, तो बोलिविया आपका लातीनी अमेरिका मतलब कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, वो आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 38 नंबर पूछ रहा है बोलिविया में जल युद्ध है ना नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो फेडकोर ने किया था, फेडकोर ने, तो का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, तो देखिए यहाँ पे जो घा ऑप्शन है वो असत्य है। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं, ये आपका गलत यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, बाकी सभी सही है। देखिए राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते, सही है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल ज़्यादा देर फैला हुआ था, ये सभी सही है। तो घा ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना, तो का ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, गिरिजा प्रसाद JP कोइराला, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपको मैंने बता दिया कि सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो PDF आपको मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। मैंने बताया था कि PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा बच्चों, तो टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना मस्ट है, तो PDF आपको वहीं पर मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिख रहा है, जल्दी से इसका नाम लिख के सर्च कीजिए टेलीग्राम में और जुड़ जाइए, वहीं पे आपको PDF मिल जाएगा। बाकी हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी का आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा कि कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है वो वाला जो देख लीजिए। सभी वीडियो हमारे चैनल में सभी का 100% करेक्ट सॉल्यूशन कराया जा रहा है, बहुत ही मेहनत से कराया जा रहा है, PDF भी दिलवाया जा रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना और लोगों को शेयर जरूर करना, एक बच्चे को 10 बच्चे को शेयर करना यहाँ पे मस्ट है, ताकि हमारा कुछ यहाँ पे आप लोग सहयोग दे सको, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।